नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। योगी भोगी वाली सियासत आखिर क्यों? हर जगह योगी के मॉडल की तारीफ हो रही है। लाउड स्पीकर पर यूपी में कहीं कोई विवाद नजर नहीं आ रहा है। हर जगह शांति शांति है, सब कुछ बड़ी शांति से हो रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में इस पर भारी हंगामा जारी है लगातार। राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दे रखा है। कल उद्धव की रैली है तो परसों राज ठाकरे शर्तों के साथ मुस्लिम बहुल इलाके औरंगाबाद में ताल ठोकेंगे, रैली करेंगे। इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा असर भी हो सकता है और शायद उद्धव और राज इसको समझ भी रहे हैं। उधर सियासत करते करते जेल पहुंच गई नवनीत राणा की जमानत याचिका पर आज सुनवाई है। 90 तलवारें मिलने पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। तो जुम्मे की अलविदा नमाज के लिए यूपी से महाराष्ट्र तक सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। तो आज का पहला सवाल यही है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा अजान हनुमान क्यों बन गया है? जब यूपी में सब कानून के मुताबिक शांति से हो सकता है तो महाराष्ट्र में आखिर क्यों नहीं? और क्या राजनीति शब्दों की मर्यादा भूलती जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, सियासत का स्तर ऐसे गिराओगे तो जनता से फिर कैसे आंखें मिलाओगे, नजरें कैसे मिला पाओगे? इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ करेंगे बड़ी चर्चा और हमारे सहयोगी राजीव रंजन, प्रभाकर मिश्रा और इंद्रजीत सिंह से जानेंगे जमीनी सच्चाई। और इस वक्त खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं और मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। बीजेपी स्पोक्सपर्सन मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसपी स्पोक्सपर्सन आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही शिवसेना प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं आनंद दुबे साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और 3 मेरे सहयोगी राजीव रंजन आजमगढ़ से मौजूद हैं, प्रभाकर मिश्रा दिल्ली से और इंद्रजीत सिंह मुंबई से। तो राजीव, आप देखिए कि राजनीति का स्तर कहां से कहां पहुंच गया है। योगी भोगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। आखिर नेता क्यों मर्यादा भूलते चले जा रहे हैं और इस सब की नौबत क्यों आ रही है? बाकी मुद्दे गायब हैं। पिछले आप 10 से 15 दिन देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक सिर्फ अजान, हनुमान चालीसा, इन्हीं लाउड स्पीकर, इन्हीं सब पर बात हो रही है। बिल्कुल विपनेश, अगर आप देखें वैसे तो देश में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा की बात कोयले की संकट है, पावर का इंटरप्शन है। आप देखें तो गांव में, शहरों में हर जगह बिजली की कटौती हो रही है। देश के हर हिस्से में, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, पीछे यहाँ भी बिजली की कटौती नहीं हुआ करती थी, वहाँ भी हो रही है। अभी आप दिल्ली में देखें, अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि मेट्रो के परिचालन में बिजली संकट की वजह से बाधा पड़ सकती है। तो निश्चित तौर पर ये सब मुद्दे जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, बिजली, पानी, दवाई, कमाई, रोज़गार, बेरोज़गारी, इस पर चर्चा ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन वो चर्चा कब हो और कैसे हो, ये बहुत कुछ नेता तय करते हैं। आप जहाँ तक बात कर रही हैं हनुमान चालीसा की, जहाँ तक बात कर रही हैं अजान की, जब से ये मुद्दा उठा है तकरीबन ब्रेकिंग विद एजेंडा में हम रोज़ ही इस पर चर्चा करते हैं। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में अजान और हनुमान को लेकर के कोई विवाद नहीं है। और आज देखिए, रमज़ान का आखिरी जुमा है, अलविदा जुमे की नमाज आज कही जाती है। जौहर की नमाज के वक्त जो दोपहर में होती है उसमें बहुत भारी संख्या में, वैसे तो रमज़ान में मुस्लिम जो है 5 वक्त आम तौर से ज़्यादा रमज़ान में 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, लेकिन जौहर की नमाज के वक्त सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। तो आज अलविदा जुमे की नमाज है। आज भी लखनऊ के से लेकर के और उत्तर प्रदेश की तमाम जगहों में सबसे ज़्यादा मुसलमान भारत में यहाँ रहते हैं। सबसे ज़्यादा मस्जिदें उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा अगर आप संख्या के लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश में ही मुस्लिम है। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा कि ये विवाद अजान और हनुमान चालीसा का उठा मुंबई से था, लेकिन ये इसका साया उत्तर प्रदेश पर पड़ता उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फैसला लिया और उस फैसले का कहीं कोई विरोध नहीं है। अगर आज आप देखें तो सारी बड़ी मस्जिदों में पहले की तुलना में अब लाउड स्पीकर कम है, अजान की आवाज़ भी कम है और मुस्लिम ने इसको सीधे तौर पर लिया। इसमें कहीं कोई, मुझे जहाँ तक जितनी मस्जिदों में मैं गया उसमें कहीं किसी ने ये बात नहीं की कि कहीं एक तरफा कार्रवाई हो रही कहीं कोई, क्योंकि मस्जिदों की अगर लाउड स्पीकर उतरे हैं तो मंदिरों के भी लाउड स्पीकर उतरे हैं। गोरखनाथ मंदिर की भी आवाज़ धीरे हुई है। गोरखनाथ मंदिर के मेन गेट और जितने गेट है उसमें लाउड स्पीकर का मुँह सड़क की तरफ हुआ करता था। अब कोई जा कर के देखे, तस्दीक करे तो वो सारे गेट से मुंह अब मंदिर परिसर की तरफ लाउड स्पीकर का मोड़ दिया गया है। तो ये हर तरफ अगर इस तरह का फैसला लिया जाएगा और ऐसी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये फैसला लिया है, ऐसे मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है जो कि एक हिंदू, कट्टर हिंदुत्व की छवि वाले हैं और एक मंदिर के महंत हैं। आप
कम लोगों को पता होगा कि गोरखनाथ मंदिर जहां पर है उसके अगल बगल का पूरा इलाका मुस्लिमों का है और भारी संख्या में मुस्लिम वहाँ पर रहते हैं। बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि गोरखनाथ मंदिर जिस वार्ड में आता है उस वार्ड का मेंबर मुस्लिम ही होता है, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन खूब ज़्यादा है। और गोरखनाथ मंदिर से 200-300 मीटर की चौहद्दी में आप देखेंगे तो 5 से 7 मस्जिदें भी वहाँ पर है और वहाँ किसी तरह का कोई विरोध मैंने नहीं देखा। मैं खुद उस इलाके में गया, लोगों से बात की, तो यह अजान और हनुमान का पूरा विवाद महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। और जहांगीरपुरी में आपने देखा कि ये विवाद ऐसे हुआ कि वहाँ पर जो स्थिति दिल्ली में नहीं होनी चाहिए थी वो उस इलाके में हुई। ये बात दिल्ली में है। अभी 11 बजे दिल्ली में फिर कहा जा रहा है कि पूर्वी दिल्ली में इंक्रोचमेंट हटाने के लिए बुलडोजर चलने का काम होगा, दिल्ली पुलिस की मदद एमसीडी ने मांगी है। ये सब काम दिल्ली मुंबई में होगा, क्योंकि रोज़ मैं ये बात कहता हूँ कि दिल्ली मुंबई में ही चुनाव होने। देखिए, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिसमें केंद्र में शासन करने वाली या न भी करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने का कोई मौका छोड़ने देना नहीं चाहती और महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती है। तो अभी महाराष्ट्र की सरकार के 2.5 साल पूरे होने को है और मैंने आपको बताया कि गठबंधन में ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति को अंदर से जानने वाले ये जानते हैं कि अंदर खाने गठबंधन दलों में महाराष्ट्र के बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसलिए बीजेपी बहुत आक्रामक है, इसलिए राज ठाकरे बहुत आक्रामक है। आने वाले लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होने हैं वो निगाह में रखते हुए इस चीज़ को वो जिंदा रखना चाहते, इस पर ज़्यादा बहस हो, ये ज़्यादा मुद्दा चलता रहे। कम से कम गनीमत इस बात की है कि मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की जनसंख्या है, जिस तरह की बातें यहाँ की सियासत, अभी 3 महीने पहले ही चुनाव हुआ था, आपने देखा था किस तरीके का चुनाव हुआ, किस तरीके का ध्रुवीकरण हुआ। उसके बावजूद अजान और हनुमान के फैसले पर उत्तर प्रदेश पूरी तरह से मैं कह सकता हूं कि चट्टान की तरह खड़ा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राजीव, माहौल क्या है के जरिए हमारे हर एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की बखूबी देख भी पा रहे हैं कि वहां पर इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है। प्रभाकर मिश्रा, इस बीच आप देखिए, कानून का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं कि नेता, अदालत का मजाक नहीं उड़ रहा है क्या? सशर्त परमिशन है, लेकिन उससे पहले के बयान देखिए आप, किस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। गधा, गधा, योगी, भोगी, यहां थोड़ा सा खून निकला तो दिल्ली पहुंच गए। गाली गलौज का तो इस तरह आप छोड़ दीजिए। तो क्या ये अदालतों का कानून का मजाक नहीं है? और जब कोई बात होती है तो वो खाना पूर्ति सी नहीं लगती क्या? विपनेश, राजीव रंजन ने जो बात है कही, उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर उन्होंने रखी, ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि अगर सरकारें चाहें तो कोई भी विवाद कितना आसानी से ख़त्म किया जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है और गैर जरूरी मुद्दों को पर तत्काल विराम लगाया जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से नहीं, मैं थोड़ा सा और आगे कहूँ कि विवाद की शुरुआत कर्नाटका से हुई थी हिजाब को लेकर, और उसका असर उत्तर प्रदेश चुनाव तक आया और कहा यह गया कि चुनाव को देखते ही विवाद खड़ा हुआ था और उसके बाद से लाउड स्पीकर और सारी चीज़ें हुई। लेकिन आपने जो कहा कि जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, हम लोग एक दिन पहले जो चर्चा कर रहे थे कि इस देश में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक सांसद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है, ये अपने आप में कितनी चौंकाने वाली बात है। तो हमने तभी ये भी चर्चा किया था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक विधायिका की सदस्य अगर कानून अपने हाथ में लेने की बात करे, सड़कों पर उतर जाएं, तो ये लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, इससे अच्छी तस्वीर नहीं जाती होगी। अब रह गई कानून और अदालतों की बात, विपनेश, तो मैं अब भी कह रहा हूं, पहले भी कह रहा था कि अदालतें राजनीतिक बयानबाजियों को लेकर, भड़काऊ बयान को लेकर अदालतें सहिष्णु हो चुकी हैं, इसलिए कि बार बार कई मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेने वाली अदालतें ऐसे मसलों पर चुप रहती हैं, मौन रहती हैं। और हाल के दिन में दिल्ली हाई कोर्ट का वो माय लॉर्ड का एक ऑब्जर्वेशन सबको पता है, जहां पर एक भड़काऊ बयान को लेकर जब हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि वो बयान नेता ने मुस्कुरा कर दिया होगा, तो ये बताने के लिए काफ़ी है, ये साबित करता है कि अदालतें सहिष्णु हो गई हैं इन चीज़ों को लेकर। और मैं ये कहता हूं कि अदालतें ही सहिष्णु नहीं हो गई हैं, हमारा समाज भी सहिष्णु हो गया इन चीज़ों को लेकर, हमारी सियासत भी सहिष्णु हो गई है इस चीज़ों को लेकर कि सियासत में कोई कितना भी गंदा बयानबाजी कर दे, कोई कितना भी भड़काऊ बयानबाजी कर दे, पार्टी नेतृत्व से उस तरह का विरोध नहीं आता, उस तरह की फटकार नहीं आती
और नतीजा ये होता है कि उस तरह के बयानबाजी पर कोई रोक नहीं लगती। ऊपर से ये कि उसी पॉलिटिकल पार्टी में उसका सियासी कद बढ़ जाता है। तो विपनेश, अदालतें बैठी हैं, अदालतें देख रही हैं, अदालतें मौन हैं, अदालतें चुप हैं, इसलिए सारी वजह है, सारा ये फसाद लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं एक बात इसमें मैं और जोड़ दूं जो मैं कहना चाहता था, वो ये कि लाउड स्पीकर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। राज्य सरकारें अगर नहीं मानती हैं या कोई संगठन नहीं मानता है, कोई धार्मिक संगठन नहीं मानता है, तो उसका एक सीधा सा तरीका होता है, अदालतों के फैसले को नहीं मानने पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई जाती है। उसे अवमानना याचिका बोलते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटीशन लगाई जाती है। और उसमें कहा जाता है कि माय लॉर्ड, आपने एक आदेश पारित किया था और उस आदेश को फला सरकार, फला संगठन नहीं मान रहा है, इसलिए इस मामले में आपको कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके बाद अदालतें इस मामले में संबंधित पक्षकार को नोटिस जारी करती है। लेकिन वो इतने दिन हो गए महाराष्ट्र में आजान विवाद को लेकर, लाउड स्पीकर विवाद को लेकर, और आज तक कोई भी पार्टी जो जिसे सबसे ज्यादा दिक्कत है, वो भी पार्टी आज तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गई, आज तक सुप्रीम कोर्ट में ये कहने नहीं गई कि अदालत के फैसले को नहीं माना जा रहा है, इसलिए इसमें कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। उसकी वजह साफ है कि अगर अदालत में मामला चला जाएगा, अदालत से रिक्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो हो सकता है कि अदालत कोई आदेश पारित कर दे, और जैसे ही अदालत आदेश पारित कर दे या अदालत में मामला लंबित हो जाएगा, उसके बाद सियासत पर पाबंदी लग जाएगी। और कोई भी पार्टी खासकर इस मसले पर विवाद खत्म कहां करना चाहती है, क्योंकि विवाद खत्म हो जाएगा तो सियासत रुक जाएगी। तो विपनेश, ये बताती है चीजें कि हमारे सियासी दलों की मंशा ठीक नहीं है, जरूरी मुद्दों पर बात करना नहीं चाहते हैं। ये मसला ऐसा है जहां पर कुछ नहीं लगना है, वो कहते हैं ना हींग लगना है, ना फिटकरी लगना है, और सियासत का रंग एकदम चोखा निकल के आ रहा है। तो यही वजह है, सब अपना अपना सियासत कर रहे हैं और सब सियासी रोटियां सेकने में मशगूल है। और इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि राजनीति अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। मुंबई का जल्दी से रुख कर लेते हैं, फिर मेहमानों का रुख करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। इंद्रजीत, आज मुंबई में बड़ी हलचल है। एक तो अलविदा जुम्मे की नमाज अता की जाएगी, दूसरा राणा दंपति की याचिका पर सुनवाई है, और तीसरा राज ठाकरे ने जो बयान दिया है कि दुर्भाग्य से यहां पर भोगी हैं। इसके बाद माहौल क्या है? जी बिल्कुल, जो राजनीतिक बयानबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। जिस तरह से राज ठाकरे ने बयान दिया है कि यहाँ पर योगी नहीं भोगी की सरकार है, उसके बाद से शिवसेना की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और उनका कहना था कि ये बीजेपी की बी टीम है और बीजेपी की बी टीम राज्य में माहौल खराब करना चाहती है। इतना ही नहीं, जो अजित पवार हैं एनसीपी से और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कानून और संविधान का राज है, यहाँ पर बुलडोजर का राज नहीं है। तो दो तीन चीजें जो प्रतिक्रिया है सरकार की तरफ से वो भी आई है। इसके अलावा जो पुलिस को निर्देश दिया गया है कि 3 तारीख तक जो सभी लाउड स्पीकर हैं धार्मिक स्थलों पर उनको रेगुलराइज करे। पुलिस ने ऑनलाइन फॉर्म निकाला हुआ है और पुलिस का ऐसा दावा है, मुंबई पुलिस का दावा है कि 70% जो नॉइस पॉल्यूशन है वो हमने कम कर दिया है। उन्हीं लाउड स्पीकर को, उन्हीं धार्मिक स्थलों के लाउड स्पीकर को परमिशन दी जा रही है जो कि लीगल स्ट्रक्चर पर बने हैं, जो कि लीगलाइज हैं, उन्हीं को परमिशन सिर्फ दी जा रही है। इसके अलावा जो परमिशन की बहुत सारी शर्तें हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको बिल्कुल फॉलो करना है। आपको 10 से 6 बिल्कुल लाउड स्पीकर नहीं बजाना है। इसके अलावा सुबह 1 से जो दोपहर में 1 से 5 तक लाउड स्पीकर नहीं बजाना है, उसके बाद ही परमिशन दी जा रही है। तो कहीं न कहीं बहुत शर्तों के साथ इस समय परमिशन दी जा रही है और ये पूरे महाराष्ट्र के लिए 3 तारीख तक रेगुलराइज करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो राजनीतिक बयानबाजी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और इसको लेकर कल जो महाविकास अघाड़ी सरकार है उसकी एक पुणे में सभा होने वाली है और पुणे में जो सभा होगी वो कहीं न कहीं लाउड स्पीकर के इर्द गिर्द जरूर रहेगी। दूसरी मनसे प्रमुख जो राज ठाकरे हैं उनकी एक औरंगाबाद में सभा होने वाली है, उसको लेकर पुलिस काफी सतर्क है। इधर अगर कोर्ट की बात करें तो आज जो नवनीत राणा और रवि राणा के जमानत याचिका पर सुनवाई है। इसके अलावा जो उन्होंने एक घर का खाना खाने के लिए भी एक याचिका लगाई है, उस पर भी सुनवाई होगी। तो आज नवनीत राणा और रवि राणा को जमानत मिलती है या नहीं, इस पर इंद्रजीत सिंह आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। इन सभी हलचल पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। अब मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूं और मनीष शुक्ला जी आपसे कर रही हूं। जब से राज ठाकरे ने स्टेटमेंट दी है और आपको पता है कि उन्हीं के अल्टीमेटम के बाद, उन्हीं की धमकी के बाद ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। लगातार शिवसेना कह रही है कि राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, बी टीम बोला जा रहा है और इसीलिए वो महाराष्ट्र सरकार की तारीफ ना करके योगी सरकार की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। सर्वे करा लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की
कितनी बी टीमें पूरे देश में काम करनी चाहिए उसकी लिस्ट जारी कर देनी चाहिए। महाराष्ट्र में राज ठाकरे हमारी बी टीम हो गए, कल अखिलेश यादव ने मायावती जी को उत्तर प्रदेश हमारी बी टीम बना दिया। 2015 में जब सपा बिहार में चुनाव लड़ रही थी तो वो हमारी बी टीम थी, और वैसी परमानेंट बी टीम हमारे है ही। देखिए वो है, कहा गया है ना कि नाच न आवे आंगन टेढ़ा, कानून संभाल नहीं पा रहे हैं उद्धव ठाकरे। वहां की परिस्थितियां क्या है, लोग आप सबको दिख ही रहा है किस तरीके से हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करने पे तो राजद्रोह लग जाता है, लेकिन सांसद और विधायक के घर के सामने गुंडागर्दी करते हुए शिव सैनिकों के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। खीर सोमैया पर हमला करते हुए वीडियो फुटेज मौजूद है, हत्या करने का प्रयास किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब इस तरह से दोहरा चरित्र सरकार का सामने आता है तो इस तरह का विवाद सामने आएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बिना जाति धर्म देखे अपराधियों पर कार्रवाई की गई। आज पूरे प्रदेश में लाउड स्पीकर केवल एक आह्वान पर स्वयं लोग उतार रहे हैं, उसके आवाज को कम कर रहे हैं और कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं उत्पन्न हो रही है। तो जब निरपेक्ष रूप से सरकार काम करती है, मुख्यमंत्री पारदर्शी तरीके से कदम उठाते हैं, जाति धर्म की आड़ नहीं लेते हैं, तो वहां उत्तर प्रदेश जैसा माहौल होता है। और जहाँ जाति धर्म पार्टी देखकर काम होगा। अभी अयोध्या में परसों एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हुई थी, कुछ लोगों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। 24 घंटे के अंदर हमने न जाति देखी न धर्म देखा, 7 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको जेल भेजा। तो अगर यही किसी और धर्म के लोग गिरफ्तार होते तो अखिलेश यादव सामने आ जाते। मैं इसलिए कह रहा हूं, जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, कभी 1.5 साल पहले एटीएस ने आतंकवादियों को पकड़ा उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के एटीएस और पुलिस पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि पकड़े गए लोग धर्म विषय से संबंधित थे। कल परसों ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने 7 लोग को अयोध्या में गिरफ्तार किया है, माहौल खराब करने की नीयत से उन्होंने काम किया था। तो लेकिन जनता देखती है, जनता को पता होता है, और उत्तर प्रदेश के सभी धर्म के लोगों को यह पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म नहीं देखा जाएगा। अगर अपराधी है तो उसके साथ वो ट्रीटमेंट होगा, और अगर सही है तो सबके साथ किया जाएगा। इसलिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सभी के लाउड स्पीकर की आवाज कम की जा रही है, उतारे जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं ऐसे सभी लोगों को जिन्होंने कानून व्यवस्था में सहयोग करने के लिए कदम उठाया है प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आह्वान पर। आशुतोष जी, सीएम कहते हैं पिछली सरकारों में सूबे में दंगा उपद्रव होता था, लेकिन आज यूपी में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उसकी तस्वीर विपक्षी पार्टियां देख सकती हैं। प्रवक्ता ने अपनी मीठी मीठी बातें बोल दी, लेकिन उत्तर प्रदेश की हकीकत ये बताएंगे कैसे? उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि जो व्यक्ति किसी चुनाव में किसी औरत की साड़ी खींचता हो उसको भारतीय जनता पार्टी जो है जाके माला पहनाते हैं, और जो निर्दोष पत्रकार बिना किसी वजह से जेल में रहते हैं उसके डीएम को वहां से प्रमोट किया जाता है। यह है उत्तर प्रदेश की बात। जिसने भी सरकार के खिलाफ आवाज उलाई या तो उस पर राजद्रोह हो गया या तो वो जेल में बिना किसी वजह से अंदर है। आज हजारों की तादाद में समाजवादी कार्यकर्ताओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है बिना किसी वजह से। तो देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत ही नरकीय टाइप में हो गई है, और ये सारी कवायद पूरे देश में इसलिए नहीं हो रही है कि इनको ध्वनि प्रदूषण करना है। इनको सारी कवायद इसलिए करना है कि कोई ये ना पूछे कि जब 2016 में 66 रुपए का पेट्रोल था आज 118 रुपए में क्यों हो गया है। कोई ये ना पूछे कि 554 रुपए में जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके घूमती थी और चौराहे पे बैठने लगती थी आज 954 रुपए का हो गया तो उनके मुंह क्यों सिल गए हैं। तो असल में मेन मुद्दों से जब बात हटानी हो, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आज बिजली की समस्या है, कोयले की जो बड़ी बड़ी आपूर्ति ठप हो रही है उस पर बात ना करनी पड़े, इसलिए ये कहीं ना कहीं मंदिर मस्जिद हनुमान योगी भोगी ये बातों से लेके मूलभूत बातों से ध्यान भटाने का भारतीय जनता पार्टी की एक चालाक है। भारतीय जनता पार्टी की कोई बी टीम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग हैं जो हर समय इस बात पे काम करते रहते हैं कि जो प्रदेश और देश की मूलभूत परेशानी है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सब हो रहा है? बिल्कुल, और कोई नाटक ही नहीं है इसमें। अगर ध्वनि प्रदूषण था तो पिछले 6 साल से इन्हीं की सरकार है। ध्वनि प्रदूषण की याद योगी बाबा को उस दिन क्यों नहीं आई? और आज से कोई रूल नहीं है, कोर्ट का रूल तो बहुत पुराना है, सन 2000 से चल रहा है। क्या कर रहे हैं उसके लिए? और बताएं कितने डेसिबल पे आवाज रखेंगे?
इनके किसी भी प्रवक्ता से पूछ लो डेसिबल में कितने में नापी जाती है, वो नहीं बता पाएंगे। वैसे आशुतोष जी, आपकी पार्टी से एक प्रवक्ता आए थे एक डिबेट में, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, वो तारीफ कर रहे थे, कह रहे कि जब सराहनीय काम किया जाएगा तो विपक्ष जो है साथ खड़ा होगा, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। नहीं, मैं लाउड स्पीकर वाले मामले पर उन्होंने ये बोला था। नहीं, लाउड स्पीकर वाले मामले में कोई सवाल उठा भी नहीं रहा, और ना ही मैं बिल्कुल, आप जैसे रवि रंजन जी ने बोला कि पूरे देश में एक मत होकर उत्तर प्रदेश ने कहा कि भाई ये काम ठीक है। क्या मंदिर से हट नहीं रहा है? मंदिर से भी हट रहा है, मस्जिद से भी हट रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये काम करना क्यों चाहती है, ये कैसे कर रही है और टाइमिंग क्यों हो रही है? जब महाराष्ट्र में ये बवाल शुरू होता है तब योगी आदित्यनाथ जी को ध्वनि प्रदूषण के बारे में याद आती है। पिछले 5 साल के से चिल्ला चिल्ला के जब ये बातें हो रही थी, इसके पहले भी कई बार बात हुई, तब तो काम नहीं किया गया। असल में भारतीय जनता पार्टी एक पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे आगे आने वाले विधानसभाओं में। चलिए मनीष जी उंगली उठा रहे हैं काफी देर से, आपने सवाल उठा लिया है, जल्दी से मनीष जी बोलिए, उसके बाद मैं शिवसेना प्रवक्ता का रुख करूंगी, फिर एमएनएस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से अपनी बात रखिए। मार्च 2017 को हमारी सरकार बनी, उसके बाद पेट्रोल और डीजल पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 रुपया भी वैट नहीं बढ़ाया था, बल्कि कम किया है, जबकि अखिलेश यादव ने अंधाधुंध बढ़ाया था। एक बात। दूसरी बात, लाउड स्पीकर जो शांतिपूर्वक उतर गया, मैंने कहा तो एटीएस की कार्रवाई को अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस पर भरोसा नहीं है, चूंकि आतंकवादी किसी धर्म के, चूंकि जब ये मुख्यमंत्री थे तो आतंकवादियों को छोड़ा करते थे। सेम कंडीशन आज महाराष्ट्र में है। वहां जिस तरीके से कट्टरपंथियों को, धर्म विशेष के लोगों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, उसके नाते से असंतोष और ये दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुई है। उत्तर प्रदेश से सीख ले उद्धव ठाकरे, और उनको चाहिए कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर सरकार चलाएं, जिसलिए सरकार की शपथ उन्होंने ली है। तो ये तो सामूहिक प्रयास मनीष जी होना चाहिए, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, सामूहिक प्रयास हर पार्टी को, हर नेता को करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सर 1 मिनट, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, एमएनएस ने लाउड स्पीकर पर फिल्म बनाई है। ये बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। 3 मई को एमएनएस रिलीज करेगी ये फिल्म। संदीप देशपांडे ने रिलीज किया है ट्रेलर इसका। फिल्म में लाउड स्पीकर से परेशानी दिखाई गई है कि कितनी परेशानी हो रही है। देखिए 2 कदम आगे बढ़ते हुए ये फिल्म भी बना दी गई है, और लाउड स्पीकर से कितनी परेशानियां होती हैं इस फिल्म में दर्शाया जाएगा। इंद्रजीत, ये फिल्म का ट्रेलर है जो आप देख रहे हैं, और इंद्रजीत, राज ठाकरे तो इस मुद्दे को शांत होना ही नहीं देना चाहते हैं। 3 मई का ही अल्टीमेटम है और 3 मई को ही रिलीज होगी ये फिल्म। जी बिल्कुल, 3 मई को रिलीज होगी, और जो राज ठाकरे की सभा होगी उससे पहले ये फिल्म दिखाई जाएगी, और यूट्यूब पे भी बाद में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा। बताया जाता है कि कुछ थिएटरों में भी इस फिल्म को लगाने के लिए कहा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो ये सियासत है लाउड स्पीकर की, वो आप फिल्म का ट्रेलर देखकर समझ गई होंगी कि किस तरह से ज्यादातर जो फोकस किया गया लाउड स्पीकर को लेकर, वो अजान को लेकर फोकस किया गया है। तो जो आप राजनीति इस पर जो हो रही है वो आप समझ सकती हैं। दूसरा ये बात है कि ये जो मुद्दा है वो राज ठाकरे इतना जल्दी शांत नहीं करना चाहते हैं। यही कारण है कि कल आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, और जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको बोगी सरकार बोला। तो उसका जवाब देने के लिए आज जो महाविकास आघाड़ी सरकार है कल एक पुणे में सभा कर रही है। उसने आज तीनों पार्टियों की एक बैठक थी, उसमें एक डिसीजन लिया गया है किस तरह से जो ये समस्या है उसका हल निकाला जाए, और पुलिस को एक आदेश दिया गया है कि किस तरह से 3 तारीख तक सभी जो धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर हैं उसको रेगुलराइज करे। तो कहीं न कहीं जो पुलिस के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार इस समस्या का हल ढूंढने में लगी हुई है, क्योंकि ये काफी पेचीदा है महाराष्ट्र सरकार के लिए। उत्तर प्रदेश में ये चीजें आसान हो जाती है, महाराष्ट्र में इतनी पेचीदा हो जाती है, ये भी सवाल उठ रहा है यहाँ पर। इंद्रजीत मैं आऊंगी, शिवसेना प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। आनंद दुबे साहब, राज ठाकरे सियासत करते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन तारीफ कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया की, योगी आदित्यनाथ की, जो उन्होंने एक्शन लिया है लाउड स्पीकर को लेकर, और वो कह रहे हैं कि दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी सरकार है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? नमस्कार। साथ में सद्बुद्धि की भी कामना कर रहे हैं। हाँ नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से तुलना की जा रही है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की, उसमें तो उत्तर प्रदेश को आसमान और महाराष्ट्र को जमीन दिखा दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, एक मुंबई के हमारे भाई इतने वरिष्ठ पत्रकार इंद्रजीत सिंह जी यहाँ हैं, आप इनसे पूछिए क्या महाराष्ट्र में आग लगी है, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, महाराष्ट्र अब रहने लायक नहीं रहा है,
महाराष्ट्र में अराजकता फैल गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सर्वदलीय पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई गई। उसमें यह हुआ कि भाई आइए, अपनी बात कहिए, आपकी सारी बात मानी जाएगी। प्रमुख विरोधी दल उसमें नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, उनकी अपनी मंशा है। सब लोग आए, यहां तक कि मन से भी उसमें आई, सारी बात हुई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 72% मंदिर और मस्जिदों के साउंड्स को लिमिटेड डेसिबल में लाया जा चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान रहे हैं। हमारी मुंबई पुलिस सभी मंदिर मस्जिद के राज ठाकरे का भी तो अल्टीमेटम है 3 मई का। सुनिए तो पहले सुनिए, जब सब बोल रहे थे तो आप चुप होकर सुनती हैं, और जब मैं बोलने लगा तो उसी बीच में आ गई। उसके बाद सुनिए, अब कानून व्यवस्था की बात सुनिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि अयोध्या में 2 दिन पहले कोई अराजकता फैलाना चाहता था, यूपी पुलिस ने धर दबोचा। 2 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के धुले जिले में 90 तलवारें पकड़ी गई एक स्कॉर्पियो गाड़ी में। हमारी महाराष्ट्र पुलिस ने उनको जब्त कर लिया, 4 आरोपियों को पकड़ लिया। 3 मुसलमान हैं, 1 हिंदू है। इसकी जांच चल रही है कि ये कहां से आए, किसकी मंशा थी, कौन महाराष्ट्र में दंगे करवाना चाहता है, कौन अराजकता फैलाना चाहता है। किसी न्यूज चैनल पर यह खबर तक नहीं चल रही है। यही उत्तर प्रदेश में पकड़ा तो अरे बाप कल हमने दिखाई, शायद आपने न्यूज़ 24 नहीं देखा। आनंद दुबे जी पूरी खबर दिखाई, पुलिस ने पकड़ा है, उनका बयान भी दिखाया। देखिए, न्यूज 24 का हमेशा आदर करता, आपका बड़प्पन आपने दिखाया, लेकिन मैं बड़े बड़े चैनलों की बात कर रहा हूं। उन्होंने कहीं एक चींटी तक भी उसको दिखाया नहीं। खैर कोई बात नहीं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें न हनुमान चालीसा का विवाद है, न अजान का विवाद है। इसमें तो एक राजनीति की भूमिका बनाई जा रही है। भूमिका ऐसी बनाई जा रही है कि सब लोग मिलकर शिवसेना को हिंदू विरोधी साबित कर दो, क्योंकि ये अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ गई है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है। मैं आपके माध्यम से पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 28 साल रहे, हमें उन्होंने हिंदुत्व का सर्टिफिकेट दिया। हमने जब उनको छोड़ा, उन्होंने सर्टिफिकेट अपने पास छीन के ले लिया। क्या ऐसी भारतीय जनता पार्टी है कि जिसको छोड़ा तो हम हिंदू नहीं, उनके साथ गए तो महा हिंदू हो गए? अरे भाई, ऐसी राजनीति हमें नहीं करनी है। और भारतीय जनता पार्टी की जो टीमें हैं ना, बी टीमें, ये अयोध्या जाने के पहले की भूमिका बना रही हैं। अब कैसे भूमिका बना रही हैं? योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यार कभी एक बात नहीं समझ में आता कि उत्तर प्रदेश कभी गए हो? जाके जरा देखे कि 3-3 दिन बिजली नहीं आ रही, लोग ट्रैक्टर के बैटरी से मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। पलायन आज तक रुका नहीं। लोग रोजगारों के लिए पूरे विश्व में, खास करके भारत के सभी जिलों में जाने को मजबूर हैं। कानून व्यवस्था की ऐसी हालत है कि प्रयागराज में पिछले 1 हफ्ते में दर्जनों हत्याएं हो जा रही हैं। यह सब आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आंखें जो दूरदृष्टि की हैं वो आपको बीजेपी ने दी। नहीं, जब अजार और लाउड स्पीकर में फंस के रह जाएंगी सरकारें और नेता, तो फिर कहां ये कोयला संकट पर बात होगी, कहां कोरोना पर बात होगी, कहां अन्य समस्याओं पर बात होगी? सियासत में जिसमें आप चमकना जानते हैं उसको हर पार्टी उठाती है, इसमें शिवसेना भी है। आती हुई योगेश जी साहब, 1 मिनट रुकिएगा सर। योगेश जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। योगेश जी, क्या अपना कोई वजूद नहीं है राज ठाकरे का? शिवसेना कह रही है कि बी टीम बन गए राज ठाकरे बीजेपी की, और उनके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, इसीलिए योगी की तारीफ में वो लगे हुए हैं। और एक सवाल और है, क्या करके मानेंगे राज ठाकरे? रुक क्यों नहीं रहे? कहां जाकर रुकेंगे? आनंद दुबे जी एकदम सही बोल रहे। एमएनएस ये बी टीम है, लेकिन ये बाला साहब की बी टीम है, बी फॉर बाला साहब। और ये जो शिवसेना है, ये अभी बाला साहब की यू टर्न टीम बन गई है। उनके हर जो भी सवाल उठाए थे बाला साहब ने, उससे अभी ये मुकर गए हैं। खुद 1994 में बाला साहब ने कहा था कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने चाहिए, ये आज मुकर गए। इनके बाला साहब के लड़के खुद अभी मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, जो खुद बोले थे उनके मुखपत्र में सामना में 2016 में कि सभी मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने चाहिए। आज वो मुख्यमंत्री है, वो खुद अपने बात से हट गए। तो ये तो यू टर्न टीम बन गई है, यू टीम बन गई है। ये दूसरे को बी टीम की बात सुना रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। मस्जिदों पे लाउड स्पीकर ये सामाजिक मसला है। कल जो माननीय राज साहब ने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की है, उसका रीजन अलग है। ये अलग रीजन बता रहे। हमने कोई यूपी के डेवलपमेंट पे उनकी प्रशंसा नहीं की है। हमने सिर्फ जो 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे, उस निर्देशों का अभी यूपी में पालन किया जा रहा है, उस पे उन्होंने उनका अभिनंदन किया था। अभी महाराष्ट्र सरकार को खुद सत्ता में है शिवसेना, फिर भी नहीं जम रहा है उनको। उन्होंने अभी यू टर्न ले लिया है।
उसे एमएनएस कुछ नहीं कर सकती। रही बात हमारी अल्टीमेटम की, तो हमारा मैडम जी मानना यह है कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना है तो आपको लाउडस्पीकर हटाने ही पड़ेंगे, क्योंकि जब आप लाउडस्पीकर लगाते हैं तो आपका निचला स्तर, जो लाउडस्पीकर का सबसे आवाज का निचला स्तर, आप जब लाउडस्पीकर ऑन करते हैं तो 85 डेसिबल तक जाता है। अच्छा लाउडस्पीकर हो तो 90 डेसिबल तक जाता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का लाउडस्पीकर लगा के पालन कर ही नहीं सकते। नहीं चिले साहब, आप तो धमकी दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कहां कर रहे हैं? अल्टीमेटम देते हैं, वार्निंग देते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं आऊंगी आपके पास सर। एक बार मनीष जी, जो विपक्षी पार्टियों का आरोप यह है, देखिए मैं भी ये पूछना चाहती हूं कि केंद्र में आपकी सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी है, देश के ज्यादातर राज्यों में आप राज कर रहे हैं, तो फिर देश में ये हनुमान चालीसा, अजान, लाउड स्पीकर, ये बड़े मुद्दे क्यों हो गए हैं? क्यों कोयला संकट पर बात नहीं हो रही? क्यों महंगाई पर बात नहीं हो रही? क्यों कोरोना की प्रॉब्लम पर बात नहीं हो रही? ये मुद्दे क्यों नहीं है बड़े? अच्छा सवाल है। देखिए, कोरोना पर स्वयं प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्री से बात की, पेट्रोल और डीजल पर स्वयं देश के सामने आके प्रधानमंत्री जी ने वस्तुस्थिति से अवगत, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय होता है और अलग अलग राज्य उसको एड्रेस करते हैं। केंद्र सरकार की एक लिमिटेशन होती है कहीं भी इंटरफियर करने के लिए नहीं तो ये आनंद दुबे और आशुतोष अभी खड़े होके संघीय ढांचे पर भी सवाल खड़ा करने लगेंगे। तो महाराष्ट्र सरकार अगर फेल है तो इनको ये मान लेना चाहिए कि वहां संत को न्याय नहीं मिलता। वहां सरकार चलाने के लिए उद्धव ठाकरे घुटनों के बल बैठ गए हैं कांग्रेस और एनसीपी के सामने और तुष्टीकरण का खेल रहे हैं। इसी नाते से वहां संतोष है और व्यवस्था पड़ रही है। वहीं योगी आदित्यनाथ जी ने जाति धर्म से ऊपर उठकर जिसलिए उन्होंने शपथ ली है संविधान की, उसके आधार पर सरकार चला रहे हैं। इसलिए कानून व्यवस्था से लेकर विभिन्न इश्यूज पर धार्मिक भावनाएं सामने आने नहीं आ रही। सहयोगी प्रभाकर मिश्रा को देना चाह रही हूं जल्दी से क्विक रिएक्शन। प्रभाकर मिश्रा, पिछले 10 से 15 दिन से हम इसी पर बात कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर। क्यों नहीं थम रहे हैं ये मुद्दे? देखिए हमें भी इन्हीं पर बात करनी पड़ रही है। विपनेश, हम इसलिए बात कर रहे हैं और बात करना जरूरी भी है। लोग पूछेंगे, सवाल पूछते भी हैं कि आखिर हम इस मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं। तो दरअसल जो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है उसको बस्ट करने की जिम्मेवारी मीडिया की होती है, वो हमारी जिम्मेवारी है। हम इसीलिए इस एजेंडे के साथ आते हैं कि जो प्रोपेगेंडा मीडिया, जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिकल पार्टियों का है, उसे किस तरह से बस्ट करना है। विपनेश, सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन अगर कोई सरकार नहीं कर रही है तो मैंने नहीं देखा कि उस आदेश के पालन के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग सड़क पर आ जाएं। इसलिए कि अगर आना ही है तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक बहुत देश में आदेश दिया कि देश में भूखमरी की समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई खाए बगैर मरना नहीं चाहिए, सबको उचित शिक्षा की बंदोबस्त होनी चाहिए। इसके लिए अगर सड़कों पर उतरे तो बात समझ में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया था कि लाउडस्पीकर उतरना चाहिए, अवैध लाउडस्पीकर नहीं बजना चाहिए, तो उसके लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी उस आदेश का पालन थोड़ा ना कराएगी। आदेश का पालन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, तमाम मशीनरी है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो ये बताता है कि ये सियासत हो रही है। और विपनेश, ये चर्चा इसलिए जरूरी है कि हम अपने दर्शकों को बताएं, हम राजनीतिक पार्टियों को बाध्य करें कि गैर जरूरी मुद्दों को छोड़िए, जमीनी मुद्दों पर बात करिए। आप उन मुद्दों पर बात करिए जिससे आम आदमी प्रभावित होता है और हम आम आदमी को भी समझाने की कोशिश करते हैं। सही प्रभाकर मिश्रा, आपने लास्ट में सही बात कही है और इसीलिए हमारा ये बात करना बार बार बनता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा में शामिल होने के लिए। आखिर सवाल यही है कि जो फालतू के मुद्दे हैं इनको छोड़कर असल मुद्दों पर राजनेता कब बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।